हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको इससे पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है। और हमने ये बताया था कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, व्यापक हल दिया हुआ है, तो हम उसकी सहायता से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसका मैंने आपको एक क्वेश्चन कर बता दिया था करके। और मैं यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप लोग करके देखेंगे सॉल्व। उसमें क्या होता है कि अगर जनरल सॉल्यूशन दिया है तो उसमें ये देख लेते हैं कि उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लग रहे हैं। उसको डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा क्या सॉरी जो भी आती है वैल्यू वो हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पर है ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है अपने आप। वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल ये हैं। ये 3 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है आपकी बुक का। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ए को एलिमिनेट करना है, इसमें कैपिटल ए को एलिमिनेट करना है, इसमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग करके देखेंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, अवकल समीकरण का समाकलन या हल, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समाकलन बोलो आप या हल बोलो, एक ही बात है। तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है, पहले आपको ये समझना है कि हल किसे कहते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, फिर आप डेफिनेशन समझना। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = cos x, ठीक है। अब y = sin x इस इक्वेशन का एक हल है। अगर आप y की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। इसका मतलब y = sin x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और y = sin x में कोई डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन का आपने इंटीग्रेट करके इसे फाइंड आउट किया है। तो ये जो वैल्यू है y = sin x, ये इस अवकल समीकरण का क्या कहलाएगी, हल कहलाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, एक अवकल समीकरण का हल उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध, जो फंक्शनल रिलेशन है किसके बीच में, चरों के बीच, चर यानी कि वेरिएबल x और y के बीच में फंक्शनल रिलेशंस को कहते हैं, जिसमें कोई अवकल गुणांक ना हो, जिसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे y = sin x, ये x और y में संबंध है, यहाँ अवकल गुणांक नहीं आ रहा कोई, जिसके अंदर कोई अवकल गुणांक ना हो तथा वह संबंध और उससे प्राप्त अवकल गुणांक दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कि जो भी आपने रिलेशन निकाला है वो रिलेशंस क्या करे, उस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तब आप कहोगे सब ये जो y और x में संबंध है, जो फलन है, संबंध फलन फंक्शनल रिलेशन जो है वो हमारा क्या है, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। जैसे नॉर्मल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लो x + 5 = 0, इसका एक सॉल्यूशन होगा x = -5। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x और y का वो रिलेशन जिससे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और उस रिलेशन में कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, वो रिलेशन किस में होना चाहिए, x और y, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। नेक्स्ट एक नोट लिखा है मैंने इसके नीचे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको आप समाकलन या इंटीग्रेशन बोल सकते हो या डिफरेंशियल इक्वेशन का हल बोल सकते हो। उसका एक नाम और है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं आप। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हो, प्रिमिटिव। यहाँ लिखा है मैंने, अवकल समीकरण के हल को उसका वर्ग यानी प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, ये प्रिमिटिव बोल दो या फिर आप इंटीग्रेशन बोल दो या आप सॉल्यूशन बोल दो। जनरली बुक में सॉल्यूशन वर्ड यूज होता है, हल यूज होता है वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, व्यापक, विशिष्ट और विचित्र, ये 3 तरह के हल की कैटेगरी में डिवाइड किया है यहाँ पे। अच्छा, व्यापक हल क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन है। विशिष्ट हल क्या होता है आपका समीकरण का, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है हमें। और विचित्र हल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन की, फिर उसके बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, व्यापक हल या पूर्ण हल, या तो जनरल सॉल्यूशन बोलो आप इसको, या क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर आप लोग
कब निकाल सकते हो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उससे पता चल जाता है हमें कि ये कितने ऑर्डर की है। अच्छा, जितने उसमें ऑर्डर हैं उसके सॉल्यूशन में उतनी ही क्या होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी स्वेच्छा से जोड़े गए जो अचर हैं वो होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए आप d2y/dx² प्लस k²y/0, ये एक अवकल समीकरण है। अच्छा, इसको कैसे हल करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब इनके सॉल्यूशन निकालने के तरीके हैं वो आपको मैं आगे बता दूंगा। ये इसका हल है, इस हल में a और b दो कांस्टेंट आ रहे हैं, और ये कैसे कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर, मतलब अपनी मर्जी से लिए गए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस सॉल्यूशन में अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कितने ऑर्डर की है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y/dx², तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन में कितने अचर आने चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आने चाहिए, तो दो आ रहे। इसलिए ये जो हल है ये कैसा हल है, व्यापक हल तो है ही, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें उतने ही जितने की डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की जितने कोटि की, इसलिए इस हल को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आप लोग इस चीज को पूरे को नोट करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, उसके बाद अवकल समीकरण का हल की जो डेफिनेशन है वो मैंने बता दी, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ऐसा फंक्शन x और y में जिसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस अवकल समीकरण का हल। अच्छा, हल के तीन है, व्यापक होगा या विशिष्ट होगा या विचित्र होगा। तो व्यापक कब होगा, जब उस अवकल समीकरण जितने कोटि की है उसके हल में उतने ही क्या आ रहे हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हो, तो उस हल को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापक हल। नेक्स्ट उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे विशिष्ट हल, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे विचित्र हल। मैं दोनों डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे, एक बार मैं समझा दूंगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, विशिष्ट हल यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। जैसे ये हल था अभी इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें देखो आप y = a cos kx माइनस b sin kx, अगर a और b की कुछ स्पेशल वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आपको दी हुई, जैसे यहाँ दे दिया a = 1 और b = 0, तो a के प्लेस पे 1 पुट करोगे यहाँ पे और b के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी एक क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन a b में लिखा हुआ था तो वो कैसा सॉल्यूशन था, व्यापक, उसको बोल रहे थे जनरल सॉल्यूशन। और अगर a और b की वैल्यू दे दी, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके मान और दे दिया आपको, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, वो सॉल्यूशन कहलाएगा विशिष्ट हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है उसके बाद विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। अच्छा, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इनकी वैल्यू रख दी हमने, तो आपका क्या बनेगा, विशिष्ट हल बन गया। अच्छा, विचित्र कब बनेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन कब बनेगा, तो उसकी डेफिनेशन है किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता। जो आपने a के और b के विशिष्ट मान रखे 1 और 0, यहां पर अगर आप विशिष्ट मान रखते हो तो आपको सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होता है, जो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त नहीं होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसके अलावा जो सॉल्यूशन होगा, जो उसको एनवलप बोलते हैं ज्यादातर, एनवलप जब आपने शायद बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, एनवलप का एक चैप्टर है अवकलन वाली जो किताब है हमारी उसमें है, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा कुछ लेना नहीं, यहाँ पे मैं आपको अलग से सिखाऊंगा सॉल्यूशन निकालना। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है y = px + a/p, ये p = क्या है, dy/dx = m मान लिया आपने, तो ये सॉल्यूशन निकला। ये जो सॉल्यूशन है आपका ये क्या कहलाएगा, हमारा व्यापक जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन है, जो ऐसे सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है। अच्छा, y² = 4axp इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, वो कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो सॉल्यूशन स्वेच्छ अचरों को a और b को जो आपने उसमें लगाए हैं उनको रखने पर
जैसे यहाँ पे ए और बी के मान रखे आपने और सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, तो वो सॉल्यूशन तो आपका क्या कहलाएगा, विशिष्ट। और अगर ए और बी के मान रखने पर, विशिष्ट मान रखने पर आपको सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि साहब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सिंगुलर है। जैसे y इक्वल टू इतनी और y यहाँ p इक्वल टू क्या मान लिया, dy ओवर dx इक्वल टू m, तो m आपने यहाँ पुट करते हो, तो ये व्यापक सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। जबकि इस इक्वेशन का जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो ये है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये कैसे फाइंड आउट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में पूरे डिटेल से है, सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। बस डिफरेंस समझ लो आप कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, और विशिष्ट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको एक पर्टिकुलर मान दिए जाते हैं, और जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पर्टिकुलर मान देने पर भी आपको सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। कोई तरीका है, व्यापक हल में स्वयं अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता, तो उसको समीकरण का विचित्र हल कहते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये तीनों टाइप के सॉल्यूशंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जो एक नंबर क्वेश्चन आते हैं उनमें डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इन तीनों डेफिनेशन को आप लोग पढ़ लेना और याद करें। नेक्स्ट चलो, यहाँ देखो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप आगे पढ़ोगे, साइड 12th में तो इतना ज्यादा डिटेल से नहीं बताते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक तो होती है प्रारंभिक मान समस्याएं, और एक होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे नाम है प्रारंभिक तथा परिसीमा, प्रारंभिक मान समस्याएं और परिसीमा मान समस्याएं। तो पहले डेफिनेशन पढ़नी है आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये प्रारंभिक मान समस्या है कि ये परिसीमा समस्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम? तो ये हमें पता चलता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपको जो कंडीशन दी है वो एक ही पॉइंट पर दी हुई है, कंडीशन कितनी भी दे सकता है, 2-3, लेकिन जो भी कंडीशन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपको दी हुई है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझाता हूँ, d2y over dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन दी हुई है, इसको क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर y का जो मान है वो 1 है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 पर y डैश का मतलब हो गया डेरिवेटिव dy ओवर dx का जो मान है वो 0, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये दो कंडीशन दी हुई है, लेकिन ये दोनों कंडीशन केवल एक ही पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है ये, x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है और x इक्वल टू 0 पर dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी कंडीशन आपको दी हुई है और वो एक ही पॉइंट पर डिफाइन हो, एक ही पॉइंट पर दी हो, तो हम ऐसी अवकल समीकरण को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मान समस्या, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैंने, ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी सभी शर्तें एक बिंदु पर दी गई हो, जो भी कंडीशंस हैं वो किस पर हो, एक पॉइंट पर हो, तो प्रारंभिक मान समस्या कहते हैं। ये क्या है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, जो परिसीमा समस्या है उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो कंडीशंस होंगी वो एक से अधिक बिंदुओं पर होंगी। जैसे x इक्वल टू 0 पर तो बना जाए, अब मान लो x इक्वल टू 0 के प्लेस पर कुछ और पॉइंट हो जाए, x इक्वल टू 1 पर dy ओवर dx है, तो एक पॉइंट नहीं हुआ, दो पॉइंट हो गए। तो अगर दो बिंदुओं पर कंडीशन दी हुई है, शर्तें दी हुई हैं, तो ऐसी अवकल समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसीमा मान समस्या, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख दूंगा ऊपर, उसको आप लिख लें, ये मैंने समझा तो दिया है क्या होगा, ठीक है, करो इसको नोट। ठीक है, नेक्स्ट है परिसीमा मान समस्या यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए कंडीशंस, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए, एक से अधिक पॉइंटों पर होनी चाहिए कंडीशंस। कंडीशन जो है वो एक से अधिक पॉइंटों पर हो। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल से बताता हूं मैं, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब देखो ये लिखा हुआ है y 0 इक्वल टू 1 और y पाई अपॉन 2k इक्वल टू 1, या पाई डैश होगा, इसे पाई डैश पाई अपॉन 2k इक्वल टू 1। पाई 0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर
y का मान है 1, ठीक है, और x इक्वल टू पाई अपॉन 2k पर dy ओवर dx की वैल्यू है 1। आपको केवल क्या देखना है, ये देखना है यहाँ x इक्वल टू 0 पर है वैल्यू और ये x इक्वल टू पाई अपॉन 2k पर, यानी अलग अलग दो पॉइंट हो गए। तो जो कंडीशंस है वो एक से अधिक बिंदुओं पर, एक से अधिक पॉइंटों पर होनी चाहिए। अगर वो एक से अधिक पॉइंटों पर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर एक ही पॉइंट पे दी हुई है तो क्या कहेंगे आप, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसके आगे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने की विधि, कई सारी विधि है, 4-5, उसमें से नंबर 1 फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली विधि है ये, फर्स्ट मेथड है, चर पृथक विधि, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेट। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ी है और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे हम ग्रेजुएशन में, फिर इसके आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे, आगे की जो मेथड है उन्हें पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, हल कीजिए ये अवकल समीकरण, इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल ये कैसे लगता है आपको, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल को सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ, x वाले को dx की तरफ लाओ और y वाले को dy की तरफ लाओ, और ऐसा करने के बाद फिर उसे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ये है गिवन दैट, ये आपको गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई dy इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, मतलब x वाले को dx की तरफ ले जाना है और y वाले को dy की तरफ। तो सेपरेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक टर्म को, किसी को भी, चाहे dx वाले को चाहे dy वाले को, बराबर से दूसरी साइड ले जाओ। एक जो टर्म है उसको इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो x, इसको लिख लो वाई स्क्वायर प्लस 1 dy dx है, सॉरी dx, और ये इक्वल से इधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy, ठीक है। अच्छा, x वाले को इसके नीचे लाओ, x अपॉन, उधर गुणा में है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में आएगा, भाग में आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसको इधर ले जाओ डिवाइड में, माइनस वाई dy, और डिवाइड में क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले आओ बराबर से, यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। इसका समाकलन करो ऑन इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करो इसका, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अच्छा, इंटीग्रेट करने का एक तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पर आ जाए तो आप क्या लिखते हो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे अंश बटे हर का समाकलन जिसका अंश हो हर का अवकलन, क्या तरीका होता है, लॉग हर, इंटीग्रेशन बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर if the numerator is the differentiation of denominator is equal to log of denominator, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर मतलब हर, इसका अवकलन करेंगे आप, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x dx, लेकिन ऊपर देखो x dx तो है लेकिन 2 नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड, वही आपको यहाँ करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड।
तो इसका क्या बन गया, ये बन गया log 1/2 बाहर, log ऑफ हर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऐसे ही आएगा 1/2 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। जब इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो कांस्टेंट भी उसी फॉर्म में जोड़ते हैं हम, जैसे यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, चाहे तो आप इसको c लिख लो, चाहे आप इसे log c लिख लो या 1/2 log c, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान से हो जाती है। तो 1/2 log c लगा दिए, रिजल्ट दोनों ही कंडीशन में सही माना जाए। दोनों तरफ से 1/, इधर से 1/2 कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, या 2 का पूरी में मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो आपके पास केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log c। ठीक है भाई। अच्छा, log में फॉर्मूला होता है कि log m प्लस log n, क्या लिखा जाता है बोलो, log m इंटू n, तो इधर प्लस में ही, तो प्लस में है तो क्या होगा, इंटू में आ जाएगी, यानी ऐसे लिखा जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, और इधर क्या है log c। अच्छा, एंटी लॉग लेंगे, लॉग हट जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग, प्रतिलग गुणक लेने पर, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में है वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी, लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, ये आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, बुक में कई बार क्या होता है, जैसे आप आंसर देखते हो कि आंसर मैच नहीं कर रहा, वो इस सी की वजह से थोड़ा चेंज आ सकता है। जैसे अगर आप यहाँ सी लेते तो वो ई की पावर में लिखा जाता, एंटी लॉग लेते हैं तो ई की पावर सी हो जाता। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ये जो कांस्टेंट आप जोड़ते हो वो इस तरीके से आप ऐड कर लो, इंटीग्रेशन का जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको इस तरीके से ऐड करो कि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप सी भी लिख दोगे तो भी वो ठीक है, बुक में हो सकता है आंसर इधर थोड़ा बहुत हो, लेकिन वो केवल कांस्टेंट की वजह से अंतर आ सकता है, बाकी तरीका सेम ही है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको आप c लिख सकते हो, log c लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, वो अपनी मर्जी से हमने लिखा है, लेकिन हमने 1/2 log c इसलिए लिखा है क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से ही जोड़ रहे हैं उसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऐसे जोड़ते हैं कि वो थोड़ी कैलकुलेशन में इजी है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वो आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो अपने आप आ जाता है कि हम क्या कैलकुलेशन में के हिसाब से इसमें क्या जोड़े कि वो कर जाए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, केवल x वालों को x की तरफ, y वालों को y की तरफ सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 12th में भी पढ़े हैं, लेकिन वहां चलो जितने भी पढ़े हो आपने, यहाँ काफी क्वेश्चंस हैं, काफी एग्जांपल हैं, कई सारे एक्सरसाइज में भी कई क्वेश्चंस हैं, तो उन सबको करेंगे आप, ए टू जेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, x प्लस वाई dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy। इसको आपको सॉल्व करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको दी हुई है, इसको कैलकुलेट करके आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कि क्या है। तो ये तो गिवन हो गया, यानी dx माइनस dy, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये पूरा उधर डिवाइड में भेज दो, इधर क्या बचेगा, dx प्लस dy डिवाइड x प्लस वाई, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग इट, करो इंटीग्रेट, क्या आएगा, dx माइनस dy इंटीग्रेशन dx प्लस dy डिवाइड x प्लस वाई, ये इंटीग्रेशन के साइन से हट जाएगा तो x आएगा, यहाँ 1 है, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस y आएगा। अब यहाँ देखो, आप मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे अंशवटी हर का समाकलन जिसका अंश हो हर का अवकलन क्या होता है, log हर। अब देखो हर क्या है हमारा, x प्लस वाई है, इसका आप डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, dx प्लस dy। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रेस्पेक्ट में नहीं करा मैं, केवल डिफरेंशिएशन dx, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy। अगर रेस्पेक्ट में करेंगे तो डिवाइड हो जाता है, जैसे आपसे मैं कहूं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए आप,
तो आप क्या लिखोगे 2x dx। मैं आपसे कह रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में बताइए, तो d ओवर dx लग जाएगा सर, इधर भी dx आएगा, तो ये कितना आ जाता है 2x। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है, केवल डिफरेंशिएशन। ऐसे अंश बटे हर का समाकलन जिसका अंश हो हर का अवकलन क्या होता है, log हर। इंटीग्रेशन बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या आएगा, log ऑफ x प्लस वाई। अब देखो यहाँ log में लग रहा है, तो जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ेंगे तो चाहे c लिख लो चाहे log c लिख लो, मैंने यहाँ लिख दिया log c। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू log का रूल लगा देंगे यहाँ पे, log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n। फॉर्मूला होता है log m इंटू n, क्या आएगा log m प्लस log n। प्लस में होता है तो इंटू में आ जाता है, तो ये प्लस में तो इंटू में आ जाएगा c इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, और बोथ साइड एंटी लॉग मतलब प्रतिलग गुणक, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये e की पावर में हो जाएगा, e की पावर x माइनस वाई। इधर क्या रहेगा c इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका रिजल्ट होगा, ये आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कोशिश करेंगे उनको करने की, जितने भी आपसे हो जाए 1 2 4, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा।